अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। डिस्क्लोजर का एक सवाल करा देता हूं और एक सवाल दे दूंगा होमवर्क, फिर आई 38 बहुत है। कल क्या मैंने आखिरी बात की थी? ये कहा था कि जो झगड़ता रहता है वक्त वो नापसंद है। ये वाली हुई यहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से भी अपनी जात से रिलेटेड इश्यूज पे बदला नहीं लिया, कभी भी। हाँ, जो शरीयत के असूल थे उनमें सख्त, यानी वो सख्ती से इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात से रिलेटेड ना कभी भी किसी की भी ज्यादती के ऊपर बदला नहीं लिया। दो चीजों में ना फर्क देखना पड़ेगा। जैसे अगर एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, या कोई भी क्रिमिनल है, और पुलिस और कोर्ट, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वैसे एक इस्लामी माशरे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तो नहीं है इस्लामी मुल्क, एक इस्लामी माशरे की बात कर रहा हूँ। हैं क्या हुआ? नहीं है ना यार, बंद कर रहे हैं इस कैमरे को, हमें कोई फतवे लग तो बात कहीं और निकल जाएगी। मैं बता क्या रहा था। हाँ, पुलिस और कोर्ट, इसका काम नरमी करना नहीं है, इसका काम सख्ती करना ही है। यानी एक पुलिस वाले को ही नहीं कह सकते यार तुम रहम करो ना, छोड़ दो उसको, नहीं, पुलिस का काम ये नहीं है। कोर्ट का भी काम रहम करना नहीं है। कोर्ट कौन होता है डिसाइड करने वाला कि उसने जज साहब ने माफ कर दी? वो मतलब जज साहब कौन है माफ करने वाले? माफ करने का हक सिर्फ उसका है जिसका हक था। मतलब अगर मेरे किसी ने हक को नुकसान पहुंचाया है, मैं माफ कर दूं तो कर दूं। मैं जज के पास गया, अपना केस लेकर, जज ने कहा चलो छोड़ यार मैंने माफ किया, तुम कौन अभी माफ करने वाले? तो पुलिस और जो भी कानूनी इदारे हैं उनका काम है इंप्लीमेंट करवाना, उसकी बात नहीं हो रही। यानी जहां पर कानून या शरीयत इफेक्ट हो रही है ना, और जो उसकी इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो ये बात में नहीं आ रहे, उन्होंने तो इंश्योर करनी है इंप्लीमेंटेशन। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर ट्रैफिक में थे और एक गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी में इसलिए लग गई आके कि उसका टायर बस्ट हो गया या कोई मसला हुआ, इधर गाड़ी आके लग गई। अब जिस गाड़ी का नुकसान हुआ, अगर इंसाफ की बात करें तो उसका हक है कि वो रिकवर करे, तब उसका तो कसूर नहीं है। अब इस बात पे क्या हुआ कि वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, गालम गलौज शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, और गुस्सा आना शुरू हो गया, झगड़े बढ़ना शुरू हो गए। तो अब उसके अंदर ना, क्योंकि उसका जात का मसला था, अगर वो माफ करके आगे बढ़ जाता तो इसमें ओवरऑल खैर हो जाती। तो अब उसको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रमोट करने के लिए एक हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का जामिन हूं जिसने मजाक के तौर पर भी झूठ नहीं बोला। और उस शख्स के लिए जन्नत के टॉप बुलंद तरीन हिस्से में घर का जामिन हूं जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। तो अगर हमारा किसी बात पे झगड़ा हो गया कि नहीं मैं राइट पे हूं, तो अगर मेरी जात से रिलेटेड बात है, माफ करो, आगे बढ़ो यार, जात से रिलेटेड अगर बात है। लेकिन अगर कहीं पर कोई लॉ में मसला है, कोई शरीयत का हुक्म टूट रहा है, फिर वो जो इंप्लीमेंट करने वाला है ना, उस पर नहीं है नरमी, उसका हक नहीं है माफ करने का। उसने तो इंश्योर करना है। जज से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम माफ क्यों नहीं करते थे भाई, तुम रहमदिल क्यों नहीं थे। उसने तो शरीयत को इंप्लीमेंट करना है, उसकी जिम्मेदारी है। ये आम इंडिविजुअल्स की बात हो रही है कि अगर आप कोई मुश्किल परेशानी में है कोई आपकी वजह से, और आपको लग रहा है जी मैं तो अपना हक लूंगा, जैसे मकरूज है, हाँ कर्जदार की मिसाल आ गई। अगर मैंने किसी को कर्ज दिया हुआ है और मैं देख रहा हूं कि जो मकरूज है वो मुश्किल में है, वाकई जेन्युइनली मुश्किल में है, अब मेरा हक तो है कि मैं उसका घर बिकवाऊं, मेरा हक है, उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको माफ कर देता हूं तो मैंने अपना हक छोड़ दिया ना, बजाय इसके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूं। इसका जो रिवॉर्ड है ना वो आखिरत में ही मिलेगा। तो इसलिए अगर हमें हम बहुत सारे मसले होते हैं अपनी जात से रिलेटेड जहां पर हमें लोगों से शिकायत हो जाती है, माफ करें, आगे चलें। सवाल मैंने कहे थे एक दो एक नहीं, एक ही कहा होगा यार, दो गए थे। अच्छा, स्प्रिंग 2012 और ऑटम 7।
ऑटम 7 में जो रिसर्च डेवलपमेंट के खर्चे हैं उनमें से तोड़ तोड़ के ये अलग करना था कि कौन सा रिसर्च का है, कौन सा डेवलपमेंट का है। मेरे हिसाब से तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपने किसी पे पूछना है तो पूछें। ठीक है, ये जो कुछ खर्चे हैं ना, जैसे लैब है, अब लैब में रिसर्च भी हो रही होगी और डेवलपमेंट भी हो रही होगी। इसी तरह सैलरीज वगैरह हैं, कल भी सवाल में किया था, उसने कहा था जी इतना रिसर्च फेज है, इतना डेवलपमेंट फेज है। तो जो कॉमन खर्चे हैं उनके बारे में हमें यह कहना पड़ेगा कि अगर ये रिसर्च फेज में था तो रिसर्च कॉस्ट है, और अगर डेवलपमेंट फेज में था तो डेवलपमेंट कॉस्ट है। लेकिन जो नामों से क्लियर पता चल रहे हैं, जैसे सैलरीज पेड टू रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च कॉस्ट है। फिर रेम्यूनरेशन पेड टू मिस्टर टैलेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च कॉस्ट है। इसी तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले सैंपल बनाए हैं, टेस्टिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट है। तो जो नाम से कंफर्म पता चल रहा है वो तो कंफर्म है। जो दोनों साइड पे हो सकते हैं उसके लिए फिर इफ करके आंसर मुनासिब होगा कि अगर ये रिसर्च फेज का है तो एक्सपेंस बनेगा, अगर ये डेवलपमेंट फेज का है तो एसेट बनेगा। तो उनमें टूल कंज्यूम भी है, उसमें लैब के एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी है। और किसी ने इसमें कुछ पूछना है अगर किया है जबानी तो? मटेरियल इंपोर्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये तो रॉ मटेरियल है भाई, ये तो IS2 लगना शुरू हो गया, ये तो इन्वेंट्री है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्प्रिंग 12, मिस्टर टैलेंट को फाइनल पेमेंट किस बात की है? डेवलपमेंट की। तो ये डेवलपमेंट है। देखिए, उसको दो कामों के पैसे कहे थे, रिसर्च की और डेवलपमेंट के। रिसर्च के पैसे ऊपर 4.5 मिलियन दे दिए, तो बाकी भी डेवलपमेंट के ही है ना। स्प्रिंग 12.1, 0.2, 3, 4 जी हैं 4 में। हाँ, इनडेफिनिट लाइफ है अगर, तो IS 36 FAR 1 में सीखा था आपने कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट इनडेफिनिट लाइफ वाला हो तो उसकी हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जाती है। ये IS 36 का रूल है जी। इन द मंथ ऑफ जून से जो मर्जी अज्यूम कर लें। अगर इन द मंथ ऑफ जून आप ये अज्यूम करते हैं कि जून एंड है तो जुलाई से शुरू कर लें। अगर आप उसको 1 जून अज्यूम करते हैं तो जून से शुरू कर लें। तो दोनों बातें ठीक होंगी इसमें जी। ब्रांड खरीदा और ब्रांड को इंटेंजिबल एसेट बनाते हुए डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। फिर उसके अलावा प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए। प्रोबेबल इनफ्लो क्या होता है कि हमें काफी उम्मीद है कि कल को इससे बेनिफिट्स आएंगे। तो ये बात को सपोर्ट कर रहा है RI इज प्लानिंग टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन। देखें, कोई भी नया पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल ब्रांड मशहूर है तभी तो ब्रांड है वो, अब उसको पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि इतनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे कि ये हिट हो जाएगा। तो प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसलिए ब्रांड को एसेट मान लिया। तो उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं चलाएंगे, कॉस्ट मॉडल चलाएंगे। RV 0। चले मैं आपको नोट का एक सवाल कराता हूं, और इस अजम्पशन पे कि आपने बड़ा पक्का किस्म का FAR 1 में तैयार किया होता है। PPE का नोट FAR 1 में आप हाथ सीधा करके आए होते हैं। तो एक सवाल कर लेते हैं, एक होमवर्क दे दूंगा और बस फिर बहुत है। ऑटम 19 पढ़ लें। ऑटम 19 जिंक लिमिटेड। अच्छा, अब डिस्कशन वाले सवाल बस बहुत हैं, खत्म हो गई डिस्कशन। अब मैं एक कराने लगा हूं डिस्क्लोजर का सवाल, जो कि न्यूमेरिकल होता है पूरा। एक होमवर्क दे देता हूं, तो उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप और काफी होगा। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, लेकिन जिंक लिमिटेड के नाम से है ऑटम 19। ये पढ़ ले, मैं करता हूं।
जी पढ़ लें तो मैं करूं। रिक्वायरमेंट पढ़ के किसी को कोई कंफ्यूजन के नोट रिक्वायर्ड है? हाँ जी, नोट लिखा हुआ है ना क्लियरली। तो इनटेंजिबल एसेट्स का नोट बनाना है, और ये हो सकता था कि आपको नोट लिखने की बजाय कह देते कि डिस्क्लोज इनटेंजिबल एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद IAS 38, तो वो भी यही मतलब होता। पीपी का नोट किया हुआ है काफी सारा, चीते हैं आप लोग। अब आपने किसी डिफरेंट तरीके से हो सकता है किया हो, लेकिन मेरी गाइडेंस यही है, वैसे मेरे ख्याल में सारे टीचर्स ऐसी कहते हैं कि जितनी क्लासेस हैं उतने कॉलम बना ले और एक एक करके पूरी क्लास पूरी कर ले, फिर अगली क्लास पे जाए। तो ऑटम 19 में क्लासेस कितनी है भाई? लाइसेंस है, वेबसाइट है और डेवलपमेंट कॉस्ट है। अब ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, ये यकीनन कोई डिजाइन या फार्मूला ही बन रहा होगा। तो बिजनेस की मर्जी होती है कि जब ये मुकम्मल हो जाए तब इसका नाम डेवलपमेंट कॉस्ट से बदल के फार्मूला या डिजाइन लग दे, या डेवलपमेंट कॉस्ट ही चलती रहा। खैर है, सवालों में तो वही नाम चलता रहता है, इसलिए डेवलपमेंट कॉस्ट ही नाम चला लेते हैं। तो एक हो गया डेवलपमेंट कॉस्ट, एक हो गया वेबसाइट और एक लाइसेंस। इन सवालों की एक अच्छी बात, तमीज वाली बात ही होती है कि एक पॉइंट में पूरी कहानी तसल्ली से खत्म करके फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो इससे जरा सवाल प्लान करना आसान हो जाता है। तो करना यह है कि हमने 2018 का नोट बनाना है और नंबर लेट से 11 इनटेंजिबल एसेट्स और थोड़ी सी अंग्रेजी और क्या क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट और वेबसाइट और लाइसेंस। और वो कह रहे हैं कि टोटल रहने दें, तो शुक्रिया। एसेट स्केड्यूल, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक एक करके चलेंगे ना तो सवाल कंट्रोल में रहेगा। अगर आप ये शुरू कर देंगे कि अमॉर्टाइजेशन कैलकुलेट करें सबकी एक ही साथ, तो मुश्किल है। तो एक एक कॉलम पूरा करते जाते हैं। पहले डेवलपमेंट कॉस्ट लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस एज एट 1 जनवरी 18। तो डेवलपमेंट कॉस्ट का BD है कोई या नहीं है?
1 जनवरी को खरीदा है तो बीडी तो वो होता है जो पिछला सीडी है, तो बीडी नहीं है। एडिशन, और एडिशन में बताना होता है तोड़ के। अच्छा, सवाल करने का तरीका यह है कि आप पहले पूरा सवाल एक बार पढ़ लें, बड़ा सवाल खास तौर पे ना, एक बार सारा सवाल नजरों से गुजार लें ताकि आइडिया हो जाए कि सवाल में है क्या क्या। अब इतना तो आइडिया हो रहा है कि पॉइंट 1 के अंदर सारी कहानी जो है वो डेवलपमेंट की है, पॉइंट 2 में वेबसाइट की है, पॉइंट 3 में लाइसेंस की है, और 2018 का नोट मांगा हुआ है। एक बार ये प्लान कर लें कि हमने नोट बनाना है, कौन कौन से कॉलम लिखने हैं। उसके बाद आपको सवाल एक दफा पढ़ के याद नहीं हुआ था, फिर सवाल सॉल्व करते हुए अब दोबारा से पॉइंट 1 पे आए और फिर से इसको डिटेल से पढ़ें, फिर सही सवाल सॉल्व होगा। तो पॉइंट 1 पढ़ लें दोबारा। जी जी, तो बीडी बैलेंस है नहीं है। एडिशन के अंदर अब सवाल चूंकि पड़ा हुआ होगा तो सेपरेट एक्विजिशन है क्योंकि खरीदा है, और खुद मजीद खर्चा किया है तो इंटरनली जनरेटेड भी है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मेट सारा पूरा बना लें, बाद में फिगर्स भर दें और जो नहीं है वो डैश लगा दें, या फिर सवाल पढ़ के इतना तो अगर पता चल ही रहा है कि बिजनेस खरीदा है कहीं कोई, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की लाइन नहीं आएगी। गवर्नमेंट ग्रांट है कहीं, उसकी तो खैर लाइन वैसे भी नहीं है, तो बस ये 2 लाइनें काफी हैं। और डिस्पोजल, और क्या होता है, तो अगर वो दोनों लाइनें लिखनी है तो लिख दें, वरना सवाल पढ़ के अगर ये समझ आ रहा है कि रिवेलेशन नहीं है तो रहने दें लाइनें। है रिवेलेशन के नहीं है? कहा तो है रिवेलेशन मॉडल कि नहीं कहा? रिवेलेशन मॉडल का कहा जरूर है, लेकिन वो तकल्लुफ ही किया है, रिवेलेशन हुई कहीं नहीं है। तो वो लाइनें लिखनी है तो लिख दें, नहीं लिखनी तो उनका काम ही कोई नहीं है। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 18, तो बीडी बैलेंस तो नहीं था। एडिशन, हमने एक R&D प्रोजेक्ट खरीदा किसी से और उस पे 90 मिलियन पे किया, तो जिससे खरीदा उसने बता दिया कि इसमें 30 और 60 रिसर्च और डेवलपमेंट है, तो हम तोड़ दें इसको? नहीं, हमने तो पूरा प्रोजेक्ट ही खरीदा है, तो हम तो इसको कहेंगे कि ये हमारा सेपरेट एक्विजिशन है 90। ये तो हमने खरीदा है ना। इसके बाद इस पे फिर दोबारा से मजीद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ, अब आगे उसकी कहानी है। तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो उस पे हमने मजीद 10 मिलियन रिसर्च पे खर्च किए, तो ये तो हो गया एक्सपेंस। अच्छा, डिस्कशन नहीं है अब सवाल, अब ये न्यूमेरिकल सवाल है, डिस्क्लोजर बनाना है, ये बस न्यूमेरिकल है, जो करना है वो करना है, जिसको इग्नोर करना है बस सिंपली इग्नोर करना है। क्योंकि उसने ये सवाल में नहीं पूछा कि आल्सो डिस्कस दी रीजन के किसको लिफ्ट नहीं करानी, तो रिसर्च कॉस्ट 10 मिलियन, एक्सपेंस इग्नोर। डेवलपमेंट मजीद हुई 48, लेकिन इसके बारे में नीचे कह दिया कि ये जो हम खर्च करना शुरू कर गए थे इसकी कंडीशंस पूरी हुई हैं 1 मार्च को जाके, तो जनवरी फरवरी तो फिर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। और इसने अगर ये ना भी कहा होता ना ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली, तब भी हम लोग हर महीने बराबर ही अज्यूम करते हैं। तो ये 48 मिलियन कितने महीनों पे फैला हुआ है? 8 महीने, क्योंकि जनवरी से अगस्त तक कह रहा है कि हर महीने बराबर हो रहा है, तो हमने इसमें से जनवरी फरवरी छोड़ना है, तो हम ले लेते हैं 48 में से 6/8, 36, और डिस्पोजल कोई नहीं है, तो ये कॉलम यहां तक हो गया पूरा। डेवलपमेंट कॉस्ट का कॉलम शुरू किया है, इसका सवाल पूरा करके ना फिर इधर आएंगे। तो डेवलपमेंट कॉस्ट में एडिशन लिख ली और जो मजीद एक्सपेंडिचर हुआ उसको फिर 1 मार्च के बाद वाले को यहां काउंट कर लिया। एमोर्टाइजेशन, अगर ये BD 0 है तो इसका भी BD 0 है,
accumulated amortization, इसका भी BD हो गया 0, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 18 0, amortization फॉर द ईयर, amortization फॉर द ईयर निकालते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट की, अच्छा ये पहले भी मैंने की थी बात, दोबारा कर देता हूं। डेवलपमेंट कॉस्ट जब तक काम चल रहा है तब तक वो डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट होता जा रहा है। इसको एमोर्टाइज करना कब शुरू करेंगे? जब फार्मूला बन जाएगा, उसके बाद फिर इसको डेवलपमेंट को डेप्रिशिएट करेंगे। तो कब पूरा हुआ ये? 31 अगस्त। तो इसको फिर हम लोग 126 को डिवाइड कर देते हैं 10 पे इंटू 4/12, 4.2। अगस्त कंप्लीट हुआ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अमोर्टाइजेशन हो गई 4.8, 4.2 डिवाइडेड बाय 10, नेक्स्ट 10 इयर्स, और अगस्त में कंप्लीट हो गया तो 4 महीने की अमोर्टाइजेशन। इस पॉइंट के लास्ट सेंटेंस का क्या काम है? रीवैल्यू ना करें। क्यों? एक्टिव मार्केट की फिगर हो तो रीवैल्यू करते, तो इसका कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अगले जो दोनों कॉलम है ना, उनमें हो सकता है कोई इंपेयरमेंट हो, तो इसलिए मैं इसको बस डिस्पोजल रख के छोड़ नहीं रहा, इसको फिर यहीं छोड़ दिया। ये तो पूरा कर दिया, बाद में तो टोटल ही करना है। ये चीजें एडिशन, डिस्पोजल और रिवैल्यूएशन यही थी, तो रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं कहीं सवाल में, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन की लाइन स्किप कर दी। लेकिन जहां पर और क्या लाइनें होती हैं? इंपेयरमेंट, रिवैल्यूएशन। तो इंपेयरमेंट हो सकता है हो, आखिर में रिकवरेबल का वर्ड है, आखिरी पॉइंट में रिकवरेबल का वर्ड है, तो हो सकता है हो, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। बाकी कॉलम पूरे कर लूं ना, फिर टोटलिंग कर लेंगे एंड पे। वेबसाइट पे आते हैं जी। वेबसाइट पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें दोबारा, पॉइंट नंबर 2 फिर पढ़ लें। वेबसाइट बनानी शुरू कब की थी? बनानी शुरू कब की थी नहीं बताया ना, तो फिर हम बीडी तो नहीं लिख सकते, तो इसी साल ही की होगी, फिर बीडी हो गया 0। अब ये वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो इसकी जितनी कॉस्ट होगी वो हम एडिशन में लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने आईकैप के सोल्यूशन में मुझे लगता है ये कि उनसे गलती से गलती हो गई, उन्होंने इसको ना सेपरेट एक्विजिशन में लिख दिया था। ये सेपरेट एक्विजिशन नहीं है, तो हम खुद बना रहे हैं, तभी तो R&D का कॉन्सेप्ट है, तो वो यहां नहीं इधर आएगा। अच्छा, अब एक काम ये करें, मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग इस लिस्ट पे गौर करें, सोल्यूशन पे नहीं, इस लिस्ट पे, और अपने तौर पे सब लोग सोच लें कि इसमें कॉस्ट में क्या क्या शामिल करना है। इस लिस्ट में से आइटम्स को सब ढूंढें और देखें वेबसाइट की कॉस्ट कितनी बनेगी, अपने हिसाब से सब चेक कर लें जरा, फिर बताता हूं।
हाँ जी, डन। अगर ये डिस्कशन का सवाल होता ना तो इन सब खर्चों की रीजन हम एक एक करके बताते। अब बस सिर्फ कैलकुलेशन है, तो जो काम का है वो ले लें, बाकी को इग्नोर कर दें। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटीज रिसर्च है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स रिसर्च है, वेब सर्वर्स खरीदें, वेब सर्वर्स खरीदें। पीपीई है कि डेवलपमेंट कॉस्ट? क्यों डेवलपमेंट? हाँ जी, सर्वर खरीदे हैं तो सर्वर क्या मोहम्मद? सर्वर ये फिजिकल मतलब सर्वर एक कंप्यूटर होता है ना। कोई नेटवर्किंग जहां भी है तो जो भी इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनका कोई ना कोई सेटअप तो है, वो सब सर्वर है, तो सर्वर खरीदे। अब इस लाइन से अगर कंफ्यूजन है तो अगली लाइन से और बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। जो सर्वर खरीदे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा तो कंप्यूटर ही है ना। तो ये जो वेब सर्वर्स हैं और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा है ये तो पीपीई है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी, हाँ, ये भी उसी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो इसलिए 16 और 7 ये 23 है, जो इस सवाल में नहीं है, वैसे बता रहा हूं ये पीपीई है। ओके, डोमेन नेम रजिस्टर करवाया है, हाँ, ये डेवलपमेंट है, यानी वेबसाइट की कॉस्ट में आएगा। वेबसाइट की कॉस्ट बना रहा हूं, तो जो डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन है, अच्छा मैंने आपसे कहा था वो जो लिस्ट है वो को 2-4 दफा पढ़ेंगे, तो अब वो 2-4 दफा आएगा कब? डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट। ये किधर है? डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन किधर है? तो उनमें से कौन से वाले में? हाँ जी, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डोमेन नेम रजिस्टर करा लिया, ये वेबसाइट कॉस्ट में ऐड होगा कितना? 2। स्ट्रेस टेस्टिंग बिल्कुल ऐड होगा। अच्छा हाँ, ये तो बताए नहीं कंडीशंस कब पूरी हो रही हैं, तो हम फिर पहले दिन से ही अज्यूम कर लेते हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई 3। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, हाँ जी, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट स्टेज का है ये, तो होगा इसमें ऐड होगा कितना? कंटेंट डेवलपमेंट। अच्छा ये बात ना मैंने पहले किसी के सवाल पे शायद या वैसे ही एक्सप्लेन की थी, फिर से बताता हूं। एक होता है वेबसाइट की मार्केटिंग करना, यानी ये मशहूर करना कि हम जो है वो कस्टमर्स के लिए वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, अब आपके लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान होगा। ये है वेबसाइट की मार्केटिंग, ये तो है ही एक्सपेंस। जो कंटेंट डेवलपमेंट में बात की थी वो ये थी कि वेबसाइट की कंटेंट, वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उसको लिखवाने में, उसको प्रोग्रामिंग में खर्चा हुआ है, तो वो कंटेंट जिसका काम बिजनेस की प्रमोशन करना है उसका खर्चा एक्सपेंस है, और जिस कंटेंट का ताल्लुक कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस के लिए वो कैपिटलाइज होगा। तो ये इन्होंने खुद ब्रेकअप बताया हुआ। तो इसमें से 11 मिलियन कैपिटलाइज होगा, 8 नहीं होगा, है जी। ये जो वेबसाइट बन रही है तो ये ऑनलाइन गंद मचाने के लिए बन रही है ना, है, टीवी शोज दिखा रहे हैं, मूवीज दिखा रहे हैं, वेब सीरीज दिखा रहे हैं। तो अब वो जो सारे प्रोग्राम इन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीम करने हैं वही तो है कस्टमर को सर्विस, तो उसका कंटेंट तो है डेवलपमेंट, लेकिन जो बिजनेस की प्रमोशन का पोर्शन है वो एक्सपेंस है। तो हम इस कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर कितना? 11। वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, वो जो मूवी चल रही है उस पे वो नहीं है ये,
उसका जो कंटेंट उस पे रखा गया होगा, प्रोग्राम किया गया होगा, ये उसका कंटेंट डेवलपमेंट का खर्चा है। कंटेंट, हाँ अच्छा, अब इसकी मुझे वो बहुत टेक्निकल गहराई नहीं पता कि वो मूवी जो है वहां पर रखी गई है, उसके पीछे क्या प्रोग्राम है कि ये प्ले कैसे होनी है, और वो मूवी एक अलग फाइल थी वो रखी गई है। अगर आप मूवी की फाइल की बात कर रहे हैं वो तो चलो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लेकिन जो मूवी वहां रखनी है, कहां से प्ले होनी है, तो वो सारा कंटेंट डेवलप ही हो रहा है ना। मीडिया प्लेयर, हाँ हाँ, मतलब वीडियो जो है इटसेल्फ, उस मूवी की, उस ड्रामा की जो मूवी वीडियो इटसेल्फ है, वो तो एक अलग फाइल है जिन्होंने बाद में अपलोड की होगी, जैसे नई नई मूवीज आती रहेंगी फिर अपलोड कर दिया करेंगे। लेकिन उस मूवी को कहां रखना है, प्ले कहां से करना है, उसके लिए भी तो प्रोग्रामिंग हो रही है ना, वो कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, कौन सा खर्चा? हाँ अच्छा, वैसे तो वेबसाइट से ये डिफरेंट हो गई बात, लेकिन आपने अच्छा किया मिसाल पूछ के। इन्वेंट्री को वेयर हाउस में लाके रखना है, तो वो जो इन्वेंट्री है वो तो रॉ मटेरियल वगैरह वो तो IS2 है, लेकिन कहां रखना है, उसकी जगह की शेप कैसे बनानी है, वो तो इन्वेंट्री नहीं है ना। उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना, ये तो इन्वेंट्री नहीं है ना। तो ये जो कंटेंट वेबसाइट पे जहां रखना है, जैसे वो प्ले होना है, जैसे वो उठाना है वहां से, तो वो तो सारा डेवलप करना है ना, तो वो वेबसाइट का है। ये कंटेंट डेवलप हो रहा है। और 6 मिलियन, अच्छा बता दिया, ये तो वेबसाइट की मार्केटिंग है, तो वेबसाइट की कॉस्ट बन गई 21। तो वेबसाइट आ जाएगी इंटरनली जनरेटेड में 21, और इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई रिवेलेशन नहीं है, तो ये बन गया 21। बनाई ही अभी है, इसलिए इसका ओपनिंग एमोर्टाइजेशन कोई नहीं है, और एमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर भी कोई नहीं है। क्यों? इनडेफिनेट किधर है? अच्छा, ये एक अलग बात है कि इसकी लाइफ नहीं बताई, लेकिन ये बनी कब है? 31 दिसंबर। तो फिर अमोर्टाइज करते भी कैसे? तो इसलिए अमोर्टाइजेशन नहीं है। पॉइंट 2 में कुछ और चलें। पॉइंट 3, ये पॉइंट 3 छोटा सा है, लेकिन एक बड़ी मजे की चीज है इसमें। लाइसेंस हमने, अच्छा पॉइंट 3 पढ़े ना दोबारा, पॉइंट 3 पढ़ लें, पॉइंट 3 पढ़ लें, काफी देर हो गई पढ़े हुए, पॉइंट 3 पढ़ लें। लाइसेंस इस साल खरीदा, तो बस फिर ये BD है। कितने का खरीदा था? 150। एडिशन, डिस्पोजल 150। दूसरी लाइन पहले समझा रहा हूं, पहला सेंटेंस बाद में, दूसरी लाइन पहले समझा रहा हूं। ZL had obtained this license। अब ये बात सीधी सी है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से की है। ZL had obtained this license for indefinite period on 1 जनवरी 12 by paying 150 million, तब subject to renewal fees of 3 लाख at every 5 years। इसको अगर सीधी तरह से बताते तो ये बताते कि लाइसेंस 150 मिलियन का खरीदा था 5 साल के लिए, 5 साल का ही था, लेकिन रिन्यूअल के लिए कहा गया था कि बस 3-3 लाख देते जाना, 5-5 साल बाद रिन्यू करवाते जाना, जब तक मर्जी रिन्यू करवा लेना। इसी बात को उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है कि ये इसको इनडेफिनेट यूज करता रहेगा, प्रोवाइडेड के हर 5-5 साल बाद रिन्यू करवाता रहे। सीधी बात होती तो ऐसे होती कि लाइसेंस 5 साल का था, लेकिन साथ सस्ते में रिन्यूअल की ऑप्शन थी, वो भी बार बार जब मर्जी। इसलिए इस बिजनेस ने समझा कि इसको तो मैं अब हमें इंडेफिनेट ही यूज करूंगा। तो ये उल्टे तरीके से बात लिखी हुई है, लेकिन सीधी बात यह है कि 150 मिलियन का 5 साल का लाइसेंस था, जो 3-3 लाख दे के हर 5 साल के लिए रिन्यू हो जाया करेगा फॉर इनडेफिनेट टाइम्स। ओके, ये बात
2017 तक तो ऐसी ही थी। अब पहली लाइन, नहीं ये डायलॉग थोड़ा जल्दी बोल दिया, अब पहली लाइन डिलीट कर दें। 2007 ये बात 2017 तक ऐसी ही थी, तो एमोर्टाइज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि लाइफ इंडेफिनिट, जब करते ही नहीं थे तो बीडी बैलेंस 0। लेकिन ड्यूरिंग 2018, ये अब पहली लाइन पे आ गया, ड्यूरिंग 2018 अथॉरिटी ने कह दिया कि बस अब बहुत हो गई है, तुम लोग तो बार बार रिन्यू कराने ही आ जाते हो, मैंने नहीं करना अब रिन्यू। ये अथॉरिटी ने कह दिया कि अब नहीं करना। अब जब नहीं करना तो वो जो इनडेफिनेट वाली बात थी उसको ब्रेक लग गई। फिर से कहानी शुरू करते हैं। 1 जनवरी 12 लाइसेंस लिया था, 12, 13, 14, 15, 16। 1 जनवरी 17 को रिन्यू करा लिया होगा, फिर 5 साल के लिए। उस बात को कितना अर्सा गुजर गया? 1 साल। तो अब रहते थे 4 साल, और अब अथॉरिटी ने कहा कि दोबारा नहीं आना। तो अब हमारे पास इनडेफिनेट का पीरियड खत्म होके अब ये डेफिनेट हो गया, और अब इसकी एस्टीमेट चेंज अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ हो गई 5 या 4, 4, क्योंकि एक गुजर गया हुआ है, तो इसलिए इसकी 4 साल पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। $150 को 4 पे बांट देते हैं, 37.5, तो अमोर्टाइजेशन आ गई 37.5। आगे खत्म हो गई बात है, खत्म हो गया। लास्ट सेंटेंस है कि ईयर एंड पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, तो यकीनन IS-36 इंपेयरमेंट टेस्ट करवाना होगा। 31 दिसंबर 18, तो इसकी 31 दिसंबर 18 की कैरिंग अमाउंट कितनी? 112.5, जबकि रिकवरेबल, तो फिर इसका मतलब है कि इंपेयरमेंट भी है। और ये इधर ब्रैकेट में ही कर लें चाहे। कैरिंग अमाउंट है 150 माइनस 37.5, इसमें से रिकवरेबल अमाउंट निकालें तो लॉस आ जाएगा 7.5। इसी में आगे चल रहा हूं, इसी के नीचे डिस्पोजल कोई नहीं है, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 18, 4.2, कुछ नहीं, 45। इसके बाद नेट कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 18, 126 माइनस 4.2, 121.8, ये 21, ये 105। और इसके बाद बाकी 3 लाइनें, यूजफुल लाइफ, डेवलपमेंट कॉस्ट की 10 साल, वेबसाइट की पता नहीं, बताई नहीं, लाइसेंस की 4 साल, 5 क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, बात ये नहीं कि 1 साल गुजर गया है, अब अगले साल हम 3 साल थोड़ी लिख देंगे, कि जब लाइफ इनडेफिनेट से डेफिनेट हुई तो वो हुई 4 आके। 2019 का स्केड्यूल बनाएंगे ना, तब भी यहां 4 ही लिखेंगे। ये तो 4 इसलिए लिखा है कि जैसे ही इनडेफिनेट से डेफिनेट में कन्वर्ट हुई तो वो 4 ही बचे थे, तो इसलिए 4, इसीलिए तो यहां 10 लिखा है। अगले साल यहां 9 थोड़ी हो जाएगा, लाइफ तो 10 ही है उसकी। और क्या लिखते हैं जी? मेजरमेंट मॉडल क्या है सबका, है ना? तो फिर आप बेशक ऐसे कर लें कि लाइन लगा के एक ही बार लिख लें, बार बार क्या लिखें। और तीसरी चीज एमोर्टाइजेशन का मेथड, तो वो आपको कहीं कुछ बताया ही नहीं, तो हमने इसीलिए तो सब में स्ट्रेट लाइन लगाया है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये हो गया स्केड्यूल। इसके बाद क्या बनता है? रीवैल्यूएशन की आखिरी डिटेल है ही नहीं सवाल में कहीं, कॉस्ट मॉडल वाला पैरा है ही नहीं, मूवमेंट इन सरप्लस है ही नहीं। कल जो चीज नई सिखाई थी, ड्यूरिंग द ईयर टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमाउंटिंग टू कितना, हमने कितना R&D एक्सपेंस मानना है इस साल? 10 मिलियन एक है, और 48 में से 12 एक है, 12 ना, 36 को तो कैपिटलाइज किया है, तो 22 मिलियन हैव बीन
recognized as expense। ये है जी नोट इसका। होमवर्क वाला सवाल बताया मैंने। ऑटम 20 कर दें, ऑटम 20, ऑटम 20 काबिल लिमिटेड। अच्छा, इसमें एक बात बता देता हूं, मैं तो कराया करता हूं, खैर कराता भी हूं, तो आपने कौन सा याद रखा होगा। IAS 23 में जनरल बोरिंग में एक पॉइंट होता है इवनली इनकर्ड वाला। IAS 23 जनरल बोरिंग होती है और खर्चा फैला होता है पूरे पीरियड पे, इवनली इनकर्ड, तो उसमें एवरेज लेके करनी होती है कैलकुलेशन। वो इसने इस सवाल में टेस्ट किया था। तो जिनको तो वो पता ही नहीं है, वो इस उम्र में जान के क्या करेंगे, वो एडजस्टमेंट वैसे ही गुजार देना। जिन्होंने पढ़ा हुआ है ये काम, तो वो चलो रिवाइज कर लेना। तो इसमें एक पॉइंट उन्होंने वो चार्ज डाला था, बाकी ये सवाल कर लीजिए और उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो बस फिर IAS 38 की प्रैक्टिस बहुत है। और ये मेरे इख्तितामी कलमात नहीं है, जरा फड़का देते हैं इसके जल्दी से MCQs। हाँ जी। अच्छा, वो ना ये जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, तो IAS ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी IAS 38 उसके लिए कहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो SIC 32 है, ये तो उन्होंने वैसे कहा था कि इसकी ट्रीटमेंट वैसी सी है। देखें, एक है प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट IAS 38, उसके लिए ही डिस्क्लोजर्स हैं। लेकिन SIC 32 उसमें एक अलग टॉपिक बना के कहा कि इसकी वैसी सी ट्रीटमेंट है जैसे आप लोग रिसर्च डेवलपमेंट की करते थे। तो वो तो उसने वैसे मिला के कह दिया इसको भी वैसे ट्रीट कर लें। तो अगर वो डिस्क्लोज करना है तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक। वैसे ICAP के सोल्यूशन में तो सेंटेंस भी नहीं था, मैं तो डिस्क्लोजर ज्यादा बताता होता हूं। अच्छा जी, ये थोड़े से सब्र का काम है और थोड़ा सा हौसला करें, बस इसके MCQs हम खड़का लें बस। है जी, टोटल कॉलम का ना कहा हो तो ना बनाएं, दफा करें। जी जी, किसी क्वेश्चन में? अच्छा, वही बता रहा हूं ना कि जो IAS 38 है ना, वो IAS 38 रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डिस्क्लोज करने को कह रहा है। SIC 32 तो एक टॉपिक अलग था, वो तो वैसे उन्होंने कह दिया कि इसकी वही सब अकाउंटिंग करनी है जैसे रिसर्च डेवलपमेंट की करते थे, इसके लिए भी वही सारे डिस्क्लोजर हैं, जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो प्रॉपर R&D था उसको कर दिया डिस्क्लोज। बाकी वेबसाइट वाले को भी करना है तो चलो ठीक है, वो भी सही है, नहीं करना तो भी ठीक है। 22 कैसे आया? 22 ऐसे आया कि 10 मिलियन तो रिसर्च सीधी सीधी गिवन है ही, पॉइंट 1 में 10 मिलियन, और वो जो ऊपर 48 है, उस 48 में से 36 हमने कैपिटलाइज किया है, तो बाकी 12 नहीं किया ना, तो 10 और 12। यार उसामा, ये तो चलो खैर, रंगीन रंगीन सही। न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेते हैं, आप हमेशा से बड़े जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल MCQs तो ऐसे कर लेते होते हैं। तो 2, which two of the following intangible asset है? ब्रांड नेम और लाइसेंस। 3 आपने कर लिया, कोई मसला ही नहीं हुआ। 4, इनमें से क्या है जो सच है? इनफैक्ट क्या क्या है जो सच है? ये तो रिसर्च की डेफिनेशन लिखी है ना, ये तो सही है। डेवलपमेंट भी ठीक ही है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड स्पेसिफिकली न्यू प्रोडक्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, सही है ना भाई? पायलट प्लांट किधर है? उन्होंने कहा है कि प्लांट जो स्पेसिफिकली नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन, पायलट प्लांट तो डेप्रिशिएट ही नहीं करते ना। डेप्रिसिएशन कह रहा है तो यकीनन पीपी है तो कह रहा है, तो आप कह लें कि लैब के एसेट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन नहीं कैपिटलाइज होगी। अच्छा, उसकी तो अंग्रेजी नहीं समझ आई होगी। वो खर्चा जो एक बार एक्सपेंस बना दिया था उसको बहाल करके एसेट नहीं बना सकते। हाँ तो सही है, नहीं बना सकते, तो ये तो सारा ही सच है। इनमें से क्या है जो इंटेंजिबल एसेट है?
पेटेंट, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी नहीं, गुडविल भी नहीं, रिसर्च भी नहीं, तो पेटेंट है जो इंटेंजिबल एसेट है। डेवलपमेंट वाले 6 पॉइंट्स में से कौन से 2 हैं? सेवन आपने कर लिया, 8 जो है ना ये अभी नहीं पढ़ा क्योंकि ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। 9 आपने कर लिया, नहीं चले 9 अच्छा है, देख लें। हाँ जी, समझ ही नहीं आ रहा कि नजर ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। इनमें से क्या है जिसको आप डेवलपमेंट कॉस्ट कह सकते हैं? 1,20,000 रुपए खर्चे एक प्रोटोटाइप बनाने के, द प्रोजेक्ट नीड्स फर्दर वर्क ऑन इट एज द सिस्टम इज करंटली नॉट वायबल। ये तो कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, नॉट वायबल मतलब नहीं है फीजिबल, तो ये तो डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट नहीं होगा। 50,000 रुपए दिए एक यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग फैकल्टी को टू रिसर्च, तो ये रिसर्च है। 35,000 एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल हम डेवलप करना चाह रहे हैं, दिस इज नियर कंप्लीशन एंड द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च सून। लेकिन ये पहला है इसलिए लॉस ही होना है इस पे। अच्छा, इस पे थोड़ा शक सा है इसलिए चौथा देख लेते हैं पहले, ये दोनों नहीं है, चौथा समझाता हूं पहले। 65,000 एक स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग का कोई प्रोसेस होगा, वो हमने बल्ब की पैकिंग के लिए हमने कुछ नई टाइप इजाद की है, इससे हमें हर साल 35,000 रुपए बचा करेंगे। तो इसमें तो उसने कहा था कि हमें उम्मीद है इस पे लॉस ही लॉस होना है, तो ये तो प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं है। इससे हमें हर साल 35,000 बचा करेंगे, हमने एक नया तरीका निकाला है पैकिंग का, ये डेवलपमेंट कॉस्ट। की स्टाफ मतलब जिसके पास तालों की चाबियां होती हैं, की स्टाफ। इनको एसेट नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? कंट्रोल नहीं है और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं लग सकती। इनमें से क्या है जो इंटेंजिबल एसेट है? पेटेंट फॉर न्यू ड्रग, वही तो ड्रग्स की बात शुरू हो गई। अच्छा 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 अच्छा, तो पेटेंट है नई दवाई का, नई दवाई का लाइसेंस है, ट्रेनिंग कोर्सेज है, नहीं बस ये है जो एसेट है। थोड़े से रह गए बस। दफा करें, सब्सिडरी है तो। इनमें से क्या है जिसको रिसर्च कहना है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चोजन ऑल्टरनेटिव, ये तो अब डेवलपमेंट में चले गए हैं। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में है। डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू अल्टरनेटिव्स, ये रिसर्च है। पायलट प्लांट डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, चोजन अल्टरनेटिव पे मेहनत होना डेवलपमेंट, ये है रिसर्च। इनमें से क्या सच है? अच्छा पहले हौसला देख लें हैं कितने, और न्यूमेरिकल ही हैं तो हो ही जाएंगे जल्दी से। किधर गया? हाँ जी, हैं?
इनमें से क्या सच है? अच्छा, आपकी ना बस हुई है, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, मैं बताता हूँ, नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, पढ़े पढ़े पढ़े। क्या है भाई? हाँ जी, वो कह रहे हैं जी कि ऑल इंटेंजिबल एसेट्स मस्ट बी कैरिड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। मस्ट बी, क्यों? जिसकी लाइफ ही इंडेफिनेट है वो, तो ये तो बकवास कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू मे स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट से जो बेनिफिट मिलता है वो सेल्स भी हो सकती है और कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है। तो सेल्स ना सही, हमने कोई नया प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं बनाया, हमने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर लिया, उससे खर्चा बच जाएगा, तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है इंटेंजिबल एसेट। प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट बिकॉज प्रोटोटाइप हैज अ फिजिकल सब्सटेंस। वो कह रहा जी प्रोटोटाइप चूंकि फिजिकल होता है तो ये तो हो ही नहीं सकती डेवलपमेंट कॉस्ट। हो सकती है, वो तो पायलट प्लांट भी डेवलपमेंट कॉस्ट ही होती है, तो ये भी बेकार बात कर रहा है। ये आपके सिलेबस का नहीं है, क्या है जनरेटिंग, तो ये यही जवाब है इसका। हाँ ठीक है, ओके 14 हो गया। Which of the following would preclude capitalization of costs? Preclude क्या ले, यानी आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रीजन है जो आपको कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से रोक देगा। डेवलपमेंट अभी पूरी नहीं हुई तो क्या कैपिटलाइज ना करें? करेंगे। अभी तक पेटेंट रजिस्टर नहीं कराया तो क्या हुआ? अभी तक किसी कस्टमर से सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो क्या हुआ? इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट कॉस्ट। हाँ ये मसला है तो फिर कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। 16 देखें आपने कर लिया, 17 बड़ा आसान सा था, 18 भी हो गया, 19 भी गया, 20 21 देखें कितने आसानी से होते जा रहे हैं। ये 22 ये वही है कि सॉफ्टवेयर अगर इंटेग्रल पार्ट है तो आइए 16 कंबाइंड, और ये नहीं, ये आखिरी था। 1 मिलियन सस्ती सी रिन्यूअल है, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और इससे सबर, जबकि हमें इससे बेनिफिट्स 12 साल तक मिल रहे हैं, तो यूजफुल लाइफ 12। ठीक है, अल्लाह हाफिज।